हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की करेंसी के बारे में। जिम्बाब्वे में जिंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं थी। जब से जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली है, ये कई तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जैसे मुल्क के अंदर वायलेंस, इंटरनेशनल पाबंदियां और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन सन 2000 की दहाई के बीच में इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी खोई, और वो थी इनकी करेंसी। इस मुल्क में सर्वाइविंग का मतलब ये था कि रात के 2 बजे उठना और बैंक जाना और वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाना ताकि आप एटीएम से पैसे निकाल सकें। अगर आप खुशकिस्मत होते तो आप 1 या 2 अमेरिकी डॉलर के बराबर पैसे निकाल सकते थे एटीएम से, और इस दौरान गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही अलाउ करती थी, यानी आप इससे ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते थे। अक्सर लोगों को घंटों इंतज़ार करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता था, और इसकी वजह 2007 में होने वाली तारीख की दूसरी बड़ी इन्फ्लेशन थी। ये मालूम करना मुश्किल है कि ये इन्फ्लेशन एग्जैक्टली कितनी ज़्यादा हाई हुई, क्योंकि जिम्बाब्वेन गवर्नमेंट ने 1,00,000% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन के बाद नंबर दिखाना ही बंद कर दिए। हालात इतने बुरे हो गए थे कि आपको सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की ज़रूरत थी। लोगों ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि उनकी एनुअल सैलरी उनके एक बस राइड का भी खर्चा नहीं उठा सकती थी। सेंट्रल बैंक को 1 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर, 100 मिलियन डॉलर और फाइनली 100 ट्रिलियन डॉलर के नोट निकालने पड़े, जो कि सिर्फ 40 अमेरिकी सेंट्स के बराबर थी। इनकी ये इकानमी तबाह होने की वजह क्या थी और वो इस हालात में क्यों आए? 1980 में जब जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली तो वहाँ होने वाले पहले इलेक्शन में नेशनल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। इलेक्शन के फौरन बाद लीडर रॉबर्ट मुगाबे ने वो करना शुरू किया जो डिक्टेटर्स करते हैं, मुल्क में अपनी पावर जमाना। उनकी आर्मी, जिनको नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन किया था, ने इख्तिलाफियों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट गिराई और मुल्क में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। जिम्बाब्वे में ये मार्शल लॉ 37 साल तक चला। उन्होंने गलती से एक मतलब अपनी स्पीच में ये भी बताया था कि उनकी अपोजिशन लास्ट इलेक्शन में 73% ऑफ वोट जीती है, और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने अपनी बात बदल ली। सन 2000 में उनकी हुकूमत ने गोरो किसानों से उनकी ज़मीनें छीनना शुरू कर दी। जिम्बाब्वे में गोरो की पॉपुलेशन 7% से भी कम थी। गवर्नमेंट ने बयान किया कि वो गोरो किसानों से ज़मीनें लेके जिम्बाब्वे की अपनी आवाम को देगी, लेकिन असल में ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। इस पॉलिसी के असरात संगीन थे। नए किसानों को ना तो कोई एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस था और ना ही कोई उनका इंटरेस्ट था इसमें। सन 2000 और 2009 के दरमियान उनकी एग्रीकल्चर की आउटपुट आधे से भी कम हो गई। कुछ फार्म्स की आउटपुट पहले से 10 गुना कम हो गई। जिम्बाब्वे की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल 2 फसलें मकई और तंबाकू ख़त्म हो गई, जिससे इनकी इकानमी तबाह हो गई और उनकी फूड सप्लाई ना होने के बराबर रह गई। जब खेतों ने कम खुराक पैदा करना शुरू की और पहले से मौजूद खुराक भी कम हो गई, तो इनकी कीमतों में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया। रोजाना के हिसाब से 98% इनकी महंगाई में इजाफा होता था। जिम्बाब्वे की पूरी इकोनॉमी गिर गई। दुकानदारों को दिन में 12 मरतबा अपनी चीजों की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में जिम्बाब्वे को 2 काम करने चाहिए थे। एक, कम से कम पैसे को प्रिंट करे, और दूसरा, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि उनकी करेंसी की वैल्यू है। लेकिन जिम्बाब्वे दोनों काम करने में नाकाम रही। रिजर्व बैंक दूसरी कांगो जंग को फंड करने के लिए नया पैसा प्रिंट करती रही। बैंक हर हफ्ते $5 लाख खर्च करके नए बैंक नोट्स ऑर्डर करती, जो जिस वक्त में जर्मनी से जिम्बाब्वे पहुंचती उसी दौरान उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। जिम्बाब्वे ने 2 मरतबा अपनी करेंसी को चेंज किया। 2008 में उन्होंने 10 जीरो कम किए और 2009 में 12 जीरो, लेकिन इससे कोई फायदा ना हुआ। जिम्बाब्वे के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि उनकी करेंसी की वैल्यू है, और इसी वजह से उनकी करेंसी की कभी वैल्यू नहीं बनी। चीज़ों की प्राइस बढ़ती गई और एंड पर कोई पैसे ही नहीं बचे थे। अफ्रीका के अंदर सिर्फ 20% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट है। वो लोग जो दूसरे शहरों में काम करते हैं, उनको पैसे भेजने के लिए या तो खुद 1-2 दिन तक ड्राइव करनी पड़ती है या किसी दूसरों के जरिए पैसे भेजने पड़ते हैं, और इस बात में ये डर भी होता है कि उनके पैसे चोरी ना हो जाए। जिम्बाब्वे की अपनी करेंसी ना होने की वजह से वो अमेरिकी डॉलर, यूरो और साउथ अफ्रीका की करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। जिम्बाब्वे की ज्यादातर आवाम के पास बैंक अकाउंट नहीं, लेकिन इनकी ज्यादातर आवाम यानी 80% तक लोगों के पास मोबाइल फोन है। 2007 में कीनिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क सफारीकॉम ने एम-पैसा को लॉन्च किया। कोई भी बंदा जिसके पास एम-पैसा की सिम होती थी, वो किसी भी बंदे को मैसेज के जरिए पैसे भेज सकता था। ये बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद इजी पैसा, जैज़ कैश या इंडिया में मौजूद पेटीएम की तरह काम करता है। ये इतना कन्वीनियंट है कि इसको जिम्बाब्वे में स्कूल फीसेस, बिजली के बिल और हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट किया कि मुल्क की 90% पेमेंट डिजिटल तरीके से हुई है, जो कि $97.5 बिलियन के बराबर थी। जिम्बाब्वे को अभी भी अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहले उनको अपनी इन्फ्लेशन को मैनेज करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। 2017 में जब मुगाबे डिपोज्ड हुए तो इस मुल्क में इकोनॉमी रिबिल्ड होने की उम्मीद नजर आई।
2019 में जिम्बाब्वे ने दोबारा अपने डॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। अगर जिम्बाब्वे के लोग अपनी करेंसी में कॉन्फिडेंस शो करें और इस बात को जाहिर करें कि उनकी करेंसी की वैल्यू है, तो शायद बहुत ही जल्दी उनकी करेंसी की वाकई वैल्यू बन जाएगी। और बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।